आज हम लोग देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित दो लेखों में से पहला जो लेख है श्रम विभाजन और जात प्रथा, इसके बारे में। तो इसमें दरअसल ये बताने का प्रयास किया है, नंबर एक बात ये बताने का प्रयास किया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में अंतर क्या है। दोनों दो चीज़ें हैं, ये स्पष्ट किया है। दूसरी बात जो इसमें बताई, समझाने का प्रयास किया, वो है कि जाति प्रथा की में बुराई क्या है, जाति प्रथा गलत क्यों है इसको। तो ये दो चीज़ें आपको समझना है इसमें। तो हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। लिख रहे हैं कि यह विडंबना की ही बात है, विडंबना यानी कमी, विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी जातिवाद का समर्थन करने वाले लोगों की कमी नहीं है, यानी जातिवाद का समर्थन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, यानी जो लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं उसके लिए कई आधार देते हैं, यानी तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं जातिवाद के समर्थक लोग? करें कि समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी अगर कोई समाज सभ्य कहलाना चाहता है, कोई समाज सभ्य है, तो उसमें कार्य कुशलता ज़रूरी है। कार्य कुशलता से मतलब ये होता है कि जहाँ हर प्रकार के कार्य करने वाले लोग मौजूद हों, यानी ऐसा समाज जिसमें हर प्रकार का कार्य करने वाले लोग मौजूद हैं, यानी लकड़ी का काम भी करने वाले, सोने का भी काम करने वाले, लोहे का भी काम करने वाले, जानवर रखने वाले, पढ़ाने लिखाने वाले, इस तरीके से जितने भी हमारे जीवन में जितने भी ज़रूरतें हैं उन सब ज़रूरतों को करने वाले लोग होने चाहिए। इसी को कार्य कुशलता कहा गया है, इसलिए श्रम विभाजन करें आवश्यक बनता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप जाति प्रथा है, इसलिए जो जातिवाद के समर्थक लोग हैं उनका ये मानना है कि जातिवाद इसलिए बुरा नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन का रूप है, और श्रम विभाजन कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है। इसलिए जाति प्रथा अपने आप में खराब चीज़ नहीं है। ऐसा किसने कहा? ऐसा जातिवाद के पोषक यानी समर्थक कहते हैं। अब इस तर्क पे अंबेडकर का अपना तर्क है, यानी इसका काट है, इसको गलत अंबेडकर साबित कर रहे हैं। कैसे, वो आगे लिख रहे हैं। करें कि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक यानी विरोध करने वाली है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो जो ऊपर तर्क दिया गया कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का एक रूप है इसलिए आवश्यक है, तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। जाति प्रथा श्रम विभाजन तक तो ठीक है, लेकिन वो श्रमिक विभाजन कर देती है, ये गलत है। श्रमिक विभाजन यानी लोगों का विभाजन, यानी जो जैसा काम करता है वो उसी काम के लायक फिर या उसकी अगली पीढ़ी भी उसी काम को ही करने के लिए मजबूर होती है। जो जिस जात के लिए जो कार्य निर्धारित हो गया है उस जात में आने वाला अगला बच्चा, अगली पीढ़ी भी वही काम करेगी, ये एक प्रकार से थोप दिया गया है। ये है श्रमिक विभाजन करना। इसलिए देखिए आगे कह रहे हैं कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी श्रम विभाजन होना चाहिए, यानी हर प्रकार के कार्य करने वाले लोग होने चाहिए, तो ठीक है। लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यानी कोई भी सभ्य समाज होगा वहाँ श्रम विभाजन तो होगा, वो ठीक है, हर प्रकार का कार्य करने वाले लोग हों, लेकिन श्रमिक विभाजन नहीं होता। तो हमने बताया श्रमिक विभाजन क्या है कि वो लोगों में विभाजन कर देती है, यानी जो काम करने वाले जो लोग हैं, लोहे का काम करने वाले अलग हो गए, सोने का काम करने वाले अलग हो गए, और उनकी अगली पीढ़ी भी वही काम करेगी। ये है श्रमिक विभाजन।
और कह रहे हैं कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि वह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, यानी अस्वाभाविक विभाजन तो करती है बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। यानी एक प्रकार का काम करने वाला उच्च वर्गीय कहलाएगा, दूसरे प्रकार का काम करने वाला निम्न वर्गीय कहलाएगा। ये जो ऊंच नीच का रूप दे दिया गया है, ये कह रहे हैं कि कहीं भी किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, सभ्य समाज में। तो यहाँ दो कमियाँ दिखाई जाति प्रथा की अम्बेडकर ने। नंबर एक, जाति प्रथा श्रम विभाजन तो ठीक है, लेकिन वो श्रमिक विभाजन कर देती है, यानी लोगों को जातियों में फिक्स कर देती है। दूसरा, उसको ऊंच नीच के रूप में निर्धारित कर देती है। कोई किसी को ऊंचा कर देती है, ऊंचे वर्ग का, ऊंची जाति का, किसी को नीची जाति का, कर्म के आधार पे, कार्य के आधार पे, जो कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसा होना नहीं चाहिए। तो श्रमिक विभाजन यहाँ आपको समझ के रखना है इस पैराग्राफ में, यानी लोगों को खास जात में निर्धारित कर देना, उसकी अगली पीढ़ी भी उसी जात की मानी जाएगी, ये श्रमिक विभाजन। फिर आगे कह रहे हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन में अंतर दिखा रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से जाति प्रथा और श्रम विभाजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि जाति प्रथा में यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जो जाति प्रथा है वो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी अगर किसी व्यक्ति की इच्छा लोहे का काम करने की है, लेकिन वह उस जाति से नहीं आता, तो वह लोहे का काम नहीं कर सकता। हम लोगों ने जैसा गलता लोहा पाठ पढ़ा है पिछली कक्षा में 11वीं में, कि पंडित जी का लड़का है, क्योंकि वो ब्राह्मण वर्ग का है इसलिए लोहे का काम नहीं कर सकता, वही चीज़ है। लेकिन वास्तव में जो श्रम विभाजन होता है वो ऐसा कोई बंधन नहीं रखता। श्रम विभाजन में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र होता है। उसके परिवार का एक सदस्य लोहे का काम कर सकता है, दूसरा सोने का काम कर सकता है, तीसरा लकड़ी का काम कर सकता है, चौथा पढ़ाई लिखाई का काम कर सकता है। ऐसा होता है श्रम विभाजन। लेकिन जाति प्रथा में ऐसा नहीं है। वह मनुष्य की रुचि पर आधारित, उसकी इच्छा पर आधारित नहीं होता है। वो जिस जाति में पैदा हो गया उसी जाति के लिए निर्धारित कार्य को करने के लिए मजबूर है, भले चाहे उसका उसमें मन हो या वो किसी और काम को करने में सक्षम भले हो। इसलिए करें कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। वही मैं बता रहा था, ये अम्बेडकर का मत है कि हमें व्यक्ति को पहले से ही किसी ढांचे में नहीं फिक्स कर देना है कि आगे चल के इसको यही काम करना। नहीं, आप उसकी क्षमताओं को बढ़ाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, उसको स्किल्ड बनाइए। बाद में फिर वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए उस लड़के के ऊपर, बच्चे के ऊपर, लड़की के ऊपर, कि वह काम क्या करेगा या करेगी, अपने कार्य का चुनाव। इस सिद्धांत के विपरीत तो ये होता है श्रम विभाजन। लेकिन इसके विपरीत करें जाति प्रथा का दोषी सिद्धांत यानी बुरा सिद्धांत ये है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना, यानी कोई विचार नहीं किया जा सकता, दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय में ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है, उससे पहले ही उसके लिए पेशा निर्धारित कर दिया गया है। जात प्रथा में कर देती है जात प्रथा की आगे चल के इसको करना क्या है, उसकी बाद में उस लायक उसकी क्षमता विकसित हो रही है कि नहीं हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जात प्रथा की कमी है। कहने का मतलब ये है कि पेशा के चुनाव में स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए जात प्रथा बुरी है, इनका ये मानना है। आगे लिख रहे हैं कि जात प्रथा पेशे का दोष पूर्व निर्धारण ही नहीं करती।
पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण, वही पूर्व निर्धारण यानी जन्म से पहले ही बच्चे के लिए कार्य निर्धारित हो गया है, जिस जाति का है उस जाति से संबंधित ही कार्य करेगा। ये है पूर्व निर्धारण पेशे का। और ये दोषपूर्ण है यानी बुरा है, अच्छा नहीं, इसलिए दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण पेशे का। करें ऐसा ही नहीं करते, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे में बांध भी देती है। आजीवन उस जाति का व्यक्ति उसी जाति से संबंधित काम करेगा, वो किसी दूसरी जाति के लिए निर्धारित काम नहीं करेगा, तो आजीवन बंध गया है। भले ही पेशा अनुपयुक्त हो या अपर्याप्त हो, जिसके कारण वह भूखों मर जाए, उस जाति के लिए जो काम निर्धारित है उस जाति का व्यक्ति वही काम करेगा, भले ही उससे चाहे उसकी कमाई हो रही है, चाहे जीवन यापन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो पेशा बीच में बदल नहीं सकता, क्योंकि जाति प्रथा अलाउ नहीं करती, अनुमति नहीं देती। इस तो एक बड़ी भारी बुरा नुकसान ये भी है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। यानी कि जाति प्रथा हमें पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती, भले ही आप उस पेशे में जिससे आपका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, आपका जीवन यापन ठीक से नहीं चल पा रहा है, उस पेशे में ही रहना पड़ता है, उसको आप छोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। करें हिंदू धर्म की जात प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो। पैतृक यानी पूर्वजों से चला आ रहा पेशा, भले ही वह उसमें पारंगत हो, यानी किसी दूसरे काम में पारंगत हो, लेकिन वो दूसरा काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पैतृक रूप से दूसरा पेशा मिला हुआ है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जात प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो बेरोजगारी का कारण भी जात प्रथा है, क्योंकि आप पेशा बदल नहीं सकते, बेरोजगार होकर बैठे रहिए, उस जात की अतिरिक्त दूसरे जात से संबंधित काम आप नहीं कर सकते, उसमें भले आप कुशल हों। तो ये एक प्रकार से जात प्रथा का नुकसान दिखाया। तो दो बातें हुई नुकसान में जात प्रथा की। नंबर 1 कि आप कोई दूसरा पेशा नहीं शुरू कर सकते, दूसरा बीच में भी आप पेशा बदल नहीं सकते, अपना काम बदल नहीं सकते, भले ही आपको भूखों मरना पड़े, भले ही आपको उससे कोई कमाई ना हो रही हो। तो अब अंतिम पैराग्राफ, इस पहले लेख के अंतिम पैराग्राफ पे वो निष्कर्ष दे रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। यानी श्रम विभाजन के नज़रिए से अगर हम देखें तो जाति प्रथा में गंभीर दोष है, कमियाँ हैं। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। वास्तव में जो श्रम विभाजन होता है वो दरअसल मनुष्य की इच्छा पर है कि वो कौन सा काम करेगा, उसको निर्धारित करना है, जिसमें उसकी रुचि होगी, जिसमें उसकी क्षमता होगी, वो ऐसा काम करेगा। लेकिन जाति प्रथा ऐसा कुछ भी करने की आज़ादी नहीं देता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता कि इसमें जाति प्रथा में। पूर्व लेख ही इसका आधार है। पूर्व लेख को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखा है। पूर्व लेख से मतलब पहले से लिखा हुआ, पहले से निर्धारित। क्या लिखा हुआ कि आप इस जाति के हैं, इसलिए आगे चल कर के आपको इसी जाति से संबंधित यह काम ही करना है, इसके अलावा कोई काम आप नहीं कर सकते। ये है पूर्व लेख, यानी पहले से लिखा हुआ। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं।
यानी उद्योगों में गरीबी उत्पीड़न होता है, उद्योग धंधों में, वो एक समस्या है कह रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या क्या है कि लोग निर्धारित को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, अरुचि को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, क्योंकि जात प्रथा में वही जो पहले अभी आया था पूर्व लेख, वही उसी से जुड़ा है ये निर्धारित, यानी पूर्व निर्धारित कि आप इस जाति से संबंधित कार्य करेंगे। तो निर्धारित कार्य और अरुचि, यानी उसमें चाहे आपकी रुचि हो चाहे न हो, फिर भी आपको वही करना है। अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं, मजबूर हैं वह काम करने के लिए। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालो काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये भी एक कमी है जात प्रथा की। जब आप ज़बरदस्ती किसी काम में लगाए जाते हैं जिसमें आपकी इच्छा नहीं है, आपकी रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो ज़बरदस्ती लगाए जाने पर वह काम आप मन से नहीं करेंगे, और जब मन से नहीं करेंगे तो आप अच्छे से नहीं करेंगे, टालू काम करेंगे, यानी टालने वाला, किसी तरीके से टरका देना है। आपकी इच्छा आपका 100% उस काम में नहीं लगेगा, फिर उसका जो आउटपुट है वो अच्छे से नहीं मिलेगा, उसका परिणाम सही नहीं निकलेगा। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, यानी अच्छा काम नहीं जो होगा वहाँ पे, कुशल काम नहीं होगा। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जात प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देता है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि यानी जो उसकी अपनी इच्छा हो, अपनी रुचि हो, अपनी ताकत हो, अपनी शक्ति है, उसके अनुसार वो कोई और काम कर सकता है, लेकिन वो जात प्रथा उसे दबा देती है और उसे अस्वाभाविक यानी पूर्व निर्धारित नियमों में जकड़ करके उसे निष्क्रिय बना देती है। तो आर्थिक रूप से क्या कमी दिखाया कि आप अपने मन से किसी कार्य या पेशा का चुनाव नहीं कर सकते, अपने मन से बाद में परिस्थिति बदलने पर आप पेशा का बदलाव नहीं कर सकते, पूर्व निर्धारित पेशा से अगर आपको लाभ नहीं हो रहा तो पेशा का बदलाव नहीं कर सकते। तीसरी बात, आप ज़बरदस्ती जिस काम में लगे हैं उसमें आप अपना पूर्ण योगदान नहीं दे सकते, आप आधे मन से अधूरे मन से काम करेंगे जिसका परिणाम सुखद नहीं होगा। तो ये आर्थिक रूप से है। तो इस प्रकार ये हमारा पहला लेख समाप्त होता है, श्रम विभाजन और जात प्रथा।